अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। द एटॉमिक नंबर इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी एक एटम के जितने प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कहा जाता है Z से। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। ये अलग बात है, कह रहा है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास हो अपना कार्बन, ठीक है, अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है एक एटम का। तो जितने भी कार्बन के एटम होंगे उन सब का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि उन सब एटम्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो उसके जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हमारा कार्बन है, उसके जो भी जितने भी एटम होंगे उन सब का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि उनके अंदर सारे जितने भी एटम होंगे उनके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल ऑक्सीजन O8 एटम्स हैव 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू दिस एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 8 होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्लियर है कि जितने प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम के वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? द एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या आ गया? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। उसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन्स था, एटॉमिक मास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय सिंबल A। इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने की होती हैं। एंड कैलकुलेटेड बाय A, यानी एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स से, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स से। ठीक है, ये Z मैंने आपको बताया ना एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एटम हैव 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो नाइट्रोजन है उसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 14। ठीक है, सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर यानी सिर्फ प्रोटॉन्स काउंट किए जाएंगे, एटॉमिक मास में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों काउंट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। अगर किसी एलिमेंट के प्रोटॉन्स 11 हैं और न्यूट्रॉन्स 12 हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। तो प्रोटॉन्स से हम उसका एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे जो कि 11 है, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को दोनों मिलाएंगे यानी 12 और 11 को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एटॉमिक मास, यानी 12 और 11 हो जाएंगे 23। ये रहा आपका 23। ठीक है, ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर 11 और दोनों को मिलाया तो हो गया 23। सही है। उसके बाद है आपका टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। द मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। सम ऑफ एटॉमिक मासेस। पहले हमारे पास क्या था? एटॉमिक मास, यानी एक एटॉमिक मास जो पीछे हमने पढ़ा है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के जो एक एटॉमिक मास है, जैसे कि हमारा 23 बना, ठीक है, या नाइट्रोजन का 14 बना, तो ये एक एटॉमिक मास है। यहाँ कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम मौजूद हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को मिला के जो मास बनता है उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं ना तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के मास को हम कहेंगे सारे एटम्स के मास को मिलाकर एक मॉलिक्यूलर मास बनता है।
of a substance. For example, molecular mass of CO2 is 44. इस बात को देखें, कह रहा है भाई CO2, ये कह रहा है कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 44 है। अब इसको हम चेक करते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मासेस देखने हैं ना, एटॉमिक नंबर नहीं देखने। एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो है 12, प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है O2, यानी ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, तो दोबारा 16। अब आप इसको प्लस करें, 16 + 16 हो जाएंगे 32, 32 में ये 12 प्लस करें, 32 में ये 12 प्लस करें, हो जाएंगे 44। यानी कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलाकर जो मास बना वो कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम्स, यानी कि टोटल 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन का। ये एलिमेंट्स हो गए, एक एलिमेंट कार्बन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, टोटल का जो एटम है वो 3 है। तीनों के मास को मिलाकर जो मास बना वो हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब कह रहे हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, एटॉमिक मास जो नाइट्रोजन का पीछे हमने पढ़ा वो 14 है, और ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन 16 × 3 है, तो ये 1 आ गया हाइड्रोजन का, 14 आ गया नाइट्रोजन का, 16 × 3 आ गया, तो टोटल हो गया इसका 48, 48 + 14 + 1 = 63 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास हो गया इसका। अब आ जाते हैं फार्मूला मास पे। सेम चीज़ है, एज इट इज़ सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, ये सिंपल एटम थे, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब एटम और आयन्स में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आ जाए आप, एटम और आयन में फ़र्क क्या होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और आयन क्या है, आयन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर आयन्स होते हैं, एक एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का, जो आयन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। एलिमेंट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन्स। ये इनके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव होंगे। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसकी कोई चार्ज नहीं होती, लेकिन आयन की चार्ज होती है, या नेगेटिव या पॉजिटिव। ऐसा समझें कि जो एटम जिसकी कोई चार्ज हो तो वो आयन बन जाता है। कोई भी एटम अगर उसके ऊपर कोई चार्ज हो तो वो आयन बन जाता है। ये पढ़ लें आप। केमिकल स्पीशीज़, इफ़ वन मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिकल टू अनदर, आइडेंटिकल मीन्स सेम। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल जैसा है, वी कैन से दे आर द सेम केमिकल स्पीशीज़। ठीक है, स्पीशीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी बायोलॉजी में। स्पीशीज़ क्या होती हैं कि अगर कोई किसी जानदार में सेम ग्रुप की आ जाते हैं, एक जैसे आ जाते हैं, तो वो उनको जो है स्पीशी कहा जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स में भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल जैसा है तो हम कहेंगे ये सेम स्पीशीज़ से हैं। ठीक है, केमिकल स्पीशीज़ इज़ अ केमिकल एंटिटी सच एज पार्टिकुलर एटम, आयन और मॉलिक्यूल। यहाँ आ जाएं आप, आयन्स को पढ़ें। अब आयन्स में एक होते हैं एनायन, दूसरे होते हैं केटाइन। आयन्स, एनायन्स, केटाइन। आयन इज़ एन एटम, मैंने आपको कहा ना कि आयन होता एक एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, हैविंग अ चार्ज ऑन इट। अगर किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज हो तो वो बन जाता है आयन। ठीक है, द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन्स, केटाइन्स एंड एनाइन्स। द केटाइन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। केटाइन तब बनते हैं जब कोई जो है आपका एटम
वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है जब, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है। अगर उसने वो नेगेटिव चार्ज वाला एटम लूज़ कर लिया, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया, तो उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज बचेगी ना, तो वो बन जाएगा आपका केटाइन। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला आपका जब बन जाएगा तो वो हो जाएगा आपका केटाइन। आगे देखें, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगी तो वो एनाइन, अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो केटाइन। ठीक है, केटाइन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और एनाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ओके, उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स। मॉलिक्यूलर साइंस क्या होता है? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन द स्पीशीज फॉर्म्ड कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयंस। अब देखिए, मॉलिक्यूल भी मैंने आपको बताया एटम से बने हुए होते हैं, तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल एक बना हुआ है, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है या वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उसमें कोई चार्ज आ जाती है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। सिंपल सी बात है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव होगा तो वो हो जाएगा केटाइन वाला मॉलिक्यूल, अगर नेगेटिव होगा तो वो एनियोनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो केटियोनिक, अगर नेगेटिव होगा तो एनियोनिक। ओके, उसके बाद है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स, ये भी एटम्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कभी कभी ऐसा एक एटम होता है ना हमारे पास कि ये उसका न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, फिर उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर दोबारा दूसरा शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 पूरे हैं, के शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। दूसरे शेल में जो है वो ये अनपेयर्ड है, किसी के साथ इसकी पेयरिंग नहीं हुई, तो ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ऐसा आपका एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अगर ये हाइड्रोजन का एटम होगा तो इसके ऊपर हम ये डॉट लगाएंगे कि भाई इसके पास एक ऐसा पेयर है जो अनपेयर्ड है। फ्री रेडिकल्स आर फाउंड व्हेन होमोइलेक्ट्रिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, अगर कोई बॉन्ड टूट जाता है तब जाके ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। एटम और आयन का मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आज के लिए 2 पेज ये काफ़ी हैं, 12 मिनट का लेक्चर हो गया है।